हेलो फ्रेंड्स, मैं अदिति हूँ और मेरे पापा आज आपको पढ़ाएंगे शिक्षा मनोविज्ञान। ओके दोस्तों, तो अभी हम जो है शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे थे और आरबीएसई बोर्ड की कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक हम जो है पढ़ रहे हैं और इसमें हम देखेंगे मनोविज्ञान का अन्य विषयों के साथ में संबंध। ठीक है दोस्तों, तो मनोविज्ञान का अन्य विषयों के साथ संबंध। इससे पहले हम मनोविज्ञान जो है वो उसकी दो अवधारणा, एक तो पूर्व वैज्ञानिक और एक वैज्ञानिक काल, उसके बारे में हम पढ़ चुके थे। अब जो है मनोविज्ञान कोई भी विद्या शाखा जो लोगों का अध्ययन करती है वह निश्चित रूप से मनोविज्ञान के ज्ञान की सार्थकता को मानेगी। इसी प्रकार मनोवैज्ञानिक भी मानव व्यवहार को समझने में अन्य विज्ञानों का सहारा लेते हैं। शायद ये लाइन होगी, देख लेते हैं। विद्याओं की सार्थकता को स्वीकार करते हैं। अनुसंधानकर्ताओं एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी में, मानविकी विषय कौन से होते हैं? यही आर्ट वाले विषय में विद्वानों में एक विद्या शाखा के रूप में मनोविज्ञान की सार्थकता को अनुभव किए हैं। कोई सा भी विषय हो वह दूसरे विषयों से अवश्य जुड़ा हुआ होता है। मस्तिष्क एवं व्यवहार का अध्ययन करने में मनोविज्ञान अपने ज्ञान को तंत्रिका विज्ञान, क्योंकि हमें मनोविज्ञान में विज्ञान भी पढ़नी पड़ती है, शरीर क्रिया विज्ञान, किस तरह से हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, किस तरह से अंतःक्रिया होती है, जीव विज्ञान, आयुर्विज्ञान तथा कंप्यूटर विज्ञान के साथ बांटता है। एक सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में मानव व्यवहार को समझने के लिए उसका अर्थ, संवृद्धि और विकास, मनोविज्ञान अपने ज्ञान को मानव विज्ञान के साथ, समाजशास्त्र के साथ, समाजशास्त्र में हम समाज का, परिवार का आदि का अध्ययन करते हैं, वर्ग का, समाज कार्य विज्ञान, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के साथ भी मिलकर बांटता है। यही कारण है कि मनोविज्ञान में अंतर्विषयक उपागम का जन्म हुआ है, जिसका सहर्ष स्वागत सभी मनोवैज्ञानिकों ने किया है। कुछ प्रमुख विद्या शाखाएं जो मनोविज्ञान से जुड़ी है उसकी चर्चा नीचे की जा रही है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ प्रश्न क्या बन सकता है? तो प्रश्न बन सकता है कि मनोविज्ञान का किस अन्य विज्ञान के साथ संबंध नहीं है। तो जिनका नाम नहीं आएगा उसके साथ नहीं है और जिनके साथ है उनके साथ है। अब दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र के साथ तो संबंध इसका है ही, जन्म ही दर्शन शास्त्र से हुआ है। साइकोलॉजी, ठीक है, और फिलोसॉफी, तो आत्मा का विज्ञान। तो दर्शन में क्या होता है? दर्शन में आत्मा, परमात्मा आदि के बारे में, सृष्टि, उसकी उत्पत्ति, वो सब। तो कहा जाता है कि मनोविज्ञान के जनक दर्शन शास्त्र है। 19वीं सदी के अंत तक कुछ चीज़ें जो समसामयिक मनोविज्ञान से संबंधित है, जैसे मन का स्वरूप क्या है अथवा मनुष्य अपनी अभिप्रेरणाओं एवं संवेगों के विषय में कैसे जानता है, वे बातें दार्शनिकों की रुचि की थी। दार्शनिक भी ये देखते हैं कि मनुष्य जो है किस प्रकार से उसके संवेग होते हैं, कैसे वो कार्य करता है, कैसे वो जो है कहीं से प्रेरणा लेता है। 19वीं सदी में आगे चलकर वुंट और अन्य मनोवैज्ञानिकों ने, वुंट याद ही है, प्रयोगशाला वाला, चेतना वाला वुंट और टिचनर, ठीक है, संरचनावादी ने इन प्रश्नों के लिए प्रायोगिक उपागम का उपयोग किया तथा समसामयिक मनोविज्ञान का उदय हुआ। विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान के उदय के बाद भी यह दर्शन शास्त्र से बहुत कुछ लेता है, विशेषकर ज्ञान की विधि और मानव स्वभाव के विविध क्षेत्रों से संबंधित बातें। तो मनोविज्ञान का दर्शन शास्त्र के साथ में सीधा सीधा संबंध है, उसी से इसकी उत्पत्ति हुई है और भी कुछ बातें ये उससे लेता है। अब अर्थशास्त्र, राजनीति और समाजशास्त्र, ठीक है, अब इनके साथ भी इसका संबंध है। सहभागी सामाजिक विद्या शाखाओं के रूप में इन तीनों ने मनोविज्ञान से बहुत कुछ प्राप्त किया है तथा उनको भी समृद्ध किया है। मनोविज्ञान ने उपभोक्ता व्यवहार, कंज्यूमर बिहेवियर, यानी जैसे मान लीजिए ग्राहक है, वो किस तरह से सोचता है, किस तरह से ग्राहक की बढ़ाई जाए, किस तरह से लोग आकर्षित हो, ये जो विज्ञापन है वो सारा मनोविज्ञान का ही खेल है। एड आप देखते हैं, कुछ एड ऐसे होते हैं आप उनको पूरा देखेंगे, उनमें कुछ खास आकर्षक होता है और उनका सीधा अपने दिमाग पर असर होता है और हम उस चीज़ को खरीदते हैं। तो वहाँ अर्थशास्त्र से जुड़ गया वो। बचत व्यवहार, किस तरह से उसको समझना, मैनेजमेंट करना धन का, तो उसमें एक साइकोलॉजी काम करती है। उत्तम पृष्ठभूमि तैयार किया है जिसका उपयोग कर अर्थशास्त्री इन क्षेत्रों में व्यक्ति के आर्थिक व्यवहार के बारे में उत्तम निर्णय और नियंत्रण में अधिक सफलता प्राप्त की है। अब मैनेजमेंट की जितने भी स्कूलें हैं, MBA हो चाहे कुछ भी हो, तो वहाँ मनोवैज्ञानिक
तरीका भी बताया जाएगा कि किस तरह से जो है वो ग्राहक की साइकोलॉजी पहचाननी है। आर्थिक व्यवहार में सहयोग एवं द्वंद्व, जैसे द्वंद्व मतलब क्या होता है, ये चीज़ लूँ या ये चीज़ नहीं लूँ, दोनों में से कौन सी खरीदूँ, जैसे तत्वों की सराहनीय भूमिका थॉमस सेलिंग द्वारा किया गया, जिससे उन्हें अर्थशास्त्र में 2005 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो ये भी आप ध्यान में रखना, थॉमस सेलिंग 2005 में नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र की तरह है राजनीति विज्ञान भी मनोविज्ञान से बहुत कुछ ग्रहण करता है, विशेष रूप से शक्ति एवं प्रभुत्व का उपयोग। यानी अब चाहे राजनीति में भी आप देखते हैं, नेता लोग जो है वो दिमाग में किस तरह से लोगों की साइकोलॉजी को समझना, वो किस प्रकार के मुद्दों को पसंद करते हैं वो देखना, तो ये सब भी मनोविज्ञान का खेल है। राजनीतिक द्वंद्व के स्वरूप, उनके समाधान, मतदान आचरण को समझना, लोगों की जो हवा बनती है, कहते हैं ना कि हवा बन गई और वो जीत गया, हवा चल रही है उसकी, तो हवा का मतलब एक साइकोलॉजिकली तो चलता है कि शायद वो जीत सकता है, ये है वो है। मनोविज्ञान एवं समाजशास्त्र एक दूसरे के साथ मिलकर विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में व्यक्तियों के व्यवहारों को समझने एवं उनकी व्याख्या को व्यक्त करते हैं। आयुर्विज्ञान, आयुर्विज्ञान यानी ये जो चिकित्सा संबंधी, आयुर्विज्ञान का मनोविज्ञान का संबंध आयुर्विज्ञान से भी है। आजकल बहुत से चिकित्सकों या मेडिकल अस्पताल में चिकित्सक रोगियों के उपचार के पहले या बाद मनोवैज्ञानिक परामर्श की आवश्यकता महसूस करते हैं। यानी डॉक्टर है, वह आप गए, डॉक्टर ने आपको कह दिया नहीं चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप मस्त रहें, आपकी कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है, आप आधे ठीक हो जाते हैं वहाँ। कारण क्या है, साइकोलॉजिकली तो उसने कहा, मौखिक कहा है, आपके दिमाग में असर हो गया कि डॉक्टर ने कहा है, इसका मतलब कोई चिंता की बात नहीं है। तो वो मनोविज्ञान, अब डॉक्टर को भी रोगी के मनोविज्ञान को जानना ज़रूरी है कि ये क्या चाह रहा है, इसकी क्या तकलीफ़ है। कई बार हम बीमारी कम होती है उसका डर ज़्यादा पाल लेते हैं। चिकित्सक कैंसर रोगी, एड्स रोगी, इस प्रकार के जो घातक बीमारियां या बड़ी बड़ी शल्य क्रिया, ऑपरेशन, उसमें भी कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं, घबराने की बात नहीं है। तो उसके पहले और बाद में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और मॉडल उनका उपयोग करते हैं, और इस कार्य के लिए वे स्थायी तौर पर परामर्श मनोवैज्ञानिक की नियुक्ति भी करते हैं, ताकि वो जो मनोवैज्ञानिक है वो उसको सलाह दे सकें, दिमाग से उसको तैयार कर सकें बीमारी से लड़ने के लिए। तो मनोविज्ञान का संबंध आपने देखा राजनीति में भी है, अर्थशास्त्र में भी है, चिकित्सा या आयुर्विज्ञान में भी है, और दर्शन शास्त्र से तो मूल रूप से उत्पत्ति हुई है। अब कंप्यूटर का और देख लेते हैं कि कंप्यूटर में कहाँ मनोविज्ञान आ जाती है। कंप्यूटर की बात करें तो प्रारंभ से ही कंप्यूटर मानव स्वभाव का अनुभव करने का प्रयास करता रहा है। कंप्यूटर की संरचना, उसकी संगठित स्मृति, सूचनाओं का क्रमवार और साथ साथ प्रकरण आदि ये बातें देखी जा सकती है। कंप्यूटर वैज्ञानिक तथा इंजीनियरिंग केवल बुद्धिमान से बुद्धिमान कंप्यूटर का निर्माण नहीं कर रहे, बल्कि ऐसी मशीनें को बना रहे हैं जो संवेद और अनुभूति को भी जान सकें। यानी अब धीरे धीरे ऐसी मशीनें आने की कोशिश कर रही है कि वो मनुष्य कहना क्या चाह रहा है उसको समझ जाएं, ठीक है, भावों को समझ जाएं, इमोशंस को। आपने रोबोट फिल्म देखी होगी रजनीकांत की, उसमें ऐसा रोबोट बनाते हैं जो भावनाओं को भी समझता है। और अभी एक रोबोट आया भी था ना जापान का, वो एक महिला रोबोट, क्या नाम था उसका, वो भाषाएं जानती है, वो उससे पूछते हैं आप इंडिया के बारे में तो वो काफ़ी तारीफ़ करती है। तो ये सब उसमें संवेदना, इमोशंस भी डालने का प्रयास किया जा रहा है। तो जहाँ इमोशंस आ गए, संवेग आ रहे हैं, संवेदना आ रही है, या जैसे भावों को समझ रहा है, व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है उसको समझने का प्रयास कर रहा है, तो वो वहाँ मनोविज्ञान आ गया। तो इन दोनों विद्या शाखाओं में हो रहे विकास संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में सार्थक योगदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार कंप्यूटर में भी मनोविज्ञान जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर से भी। अब विधि यानी कि कानून और अपराध शास्त्र, अब इसमें तो अपराध में तो पूरा साइकोलॉजी है ही कि अपराध क्यों किया, किस तरह से उनका ट्रीटमेंट किया जाए कि वो दोबारा अपराध नहीं करें। तो एक कुशल अधिवक्ता यानी कि वकील, लॉयर तथा अपराध शास्त्री को मनोविज्ञान के ज्ञान की जानकारी होना जरूरी है। ऐसे प्रश्नों, कोई गवाह है, एक दुर्घटना, गली की लड़ाई अथवा हत्या जैसी कोई घटना को कैसे याद रखता है, न्यायालय में गवाही देते समय वह इन तथ्यों को कितने सत्यता के साथ उल्लेख करता है, झूठी गवाही, अब झूठ बोल रहा है तो साइकोलॉजी पहचाननी जरूरी है, अरे ये झूठ बोल रहा है, पता लग जाता है। झूठ और पश्चाताप के क्या विश्वसनीय लक्षण है। अब कई बार कहता है कि नहीं मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मैंने गलती कर दी, अब वो जानबूझ के झूठ तो नहीं कह रहा है सजा से कम मुक्ति के लिए, तो वहाँ साइकोलॉजी पहचाननी बहुत ज़रूरी है। किसी आपराधिक कार्य के लिए दंड की किस सीमा को उपयुक्त माना जाए, मनोवैज्ञानिक ऐसे प्रश्नों के उत्तर देते हैं।
आजकल बहुत से मनोवैज्ञानिक ऐसी बातों पर अनुसंधान कर रहे हैं जिसके उत्तर में देश में भावी विधि व्यवस्था की बड़ी सहायता करेंगे। तो मनोविज्ञान का संबंध विधि के साथ भी है, कानून के साथ, और अपराध शास्त्र के साथ भी है, कंप्यूटर के साथ भी है, अर्थशास्त्र के साथ, राजनीति के साथ, दर्शन के साथ, चिकित्सा के साथ, सब में मनोविज्ञान जुड़ा हुआ है। संगीत एवं ललित कला, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक संचार साधन हमारे जीवन में बहुत ही तीव्र स्तर पर प्रवेश कर चुके हैं। प्रिंट यानी अखबार, पत्र पत्रिकाएं, इलेक्ट्रॉनिक यानी मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, वे हमारे चिंतन को, अब जैसे मोबाइल एक सुविधा भी है और मोबाइल एक अब लोगों की समस्या भी हो रही है। फेसबुक, व्हाट्सअप सुविधा भी है, फ़ायदा भी है, अब नेगेटिविटी भी है, तंग भी आए हुए हैं कि ज़्यादा उपयोग से बच्चे मोबाइल से सीखते भी है, बच्चों मोबाइल वाली एक समस्या भी है। तो वहाँ साइकोलॉजी काम करती है कि किस तरह से हम इससे बच सकते हैं। अभिवर्ती संवेगों को बहुत बड़ी सीमा तक प्रभावित कर रहे हैं। यदि वे हमें निकट लाए हैं तो साथ ही साथ सांस्कृतिक असमानताएं भी कम हुई है। मनोविज्ञान संचार को अच्छा एवं प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक युक्तियों के निर्माण में, युक्ति का मतलब उपाय, युक्तियों के निर्माण में सहायता करता है। समाचार कहानियों को लिखते समय पत्रकारों को पाठकों की रुचियों का ध्यान रखना पड़ता है। रुचि तो मनोविज्ञान का विषय है, इंटरेस्ट। चूंकि अधिकांश कहानियाँ मानवीय घटनाओं से संबंधित होती है अतः इनके अभिप्रेरक और संवेगों का ज्ञान आवश्यक है कि किस प्रकार से कोई आपराधिक घटना है उसको न्यूज़पेपर में दिखाई जाए, किस प्रकार से, ऐसे कि लोगों पर उसका असर इस तरह से पड़े कि अपराध कम हो, न कि ऐसे कि अपराध बढ़े। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है कि न्यूज़ को किस तरह से छापना है, कहाँ छापना है, वो सब चीज़ें जो है वो ध्यान रखनी पड़ती है। और वास्तुकला तथा अभियांत्रिकी, वास्तुकला यानी जो मकान बनाते हैं वो, अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग। एक वास्तुकार हमेशा ये कोशिश करता है कि उसकी कोई भी संरचना ऐसी नहीं हो जिससे कि लोगों पर नेगेटिव प्रभाव पड़े। वास्तुकार भी ये कोशिश रहती है उसकी। दोस्तों, ये पाठ पूरा होने वाला, सही आप धैर्य रखें। व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक असंतुष्टि हो, यानी आप किसी भी घर में जाएंगे तो आप देखें ऐसे दिल खुश हो जाए। मकान है उसको साइकोलॉजिकल इस तरह से सजाया हुआ कि आपको लगे कि वास्तव में कहाँ है, अच्छा लगे, वो गुड फीलिंग। वह इस बात की हमेशा कोशिश करता है कि उसकी संरचनाओं से व्यक्ति की अभिरुचि है ना, इंटरेस्ट, उसकी आदत, जिज्ञासा आदि का संपूर्ण तुष्टि हो। अब हम कमरे में कोई सीनरी लगाते हैं तो हम ये सोचते हैं ना लोग क्या सोचेंगे इसको देखकर, उनको अच्छी फीलिंग आनी चाहिए। यहाँ अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग क्षेत्र का प्रश्न है, इस पर भी मनोविज्ञान का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अभियंता किसी भी मशीन के रूप में अथवा उसके कार्यक्रम का रूप निर्धारण करते समय मानवीय ज़रूरतों, आदतों और सुविधाओं का पूरा ख्याल रखता है। यानी कोई भी मशीन है, कोई भी पुल बना, कोई भी नई स्कीम, कोई भी नई चीज़ आई, कोई नई तकनीक आई, तो उसमें मनुष्य की आदत, जैसे मान लीजिए रिमोट कंट्रोल का सोचा किसी ने कि टीवी वहाँ है, हम रिमोट से यहाँ, तो किसी ने पहले सोचा ना कि बार बार उठें टीवी बंद करें, बार बार टीवी पे जाए आवाज़ कम करें, बार बार वहाँ उठ के जाएँ तो आवाज़ धीरे करें। तो इसके बजाय कुछ हाथ में ऐसी चीज़ हो कि दूर बैठे बैठे, मनुष्य थोड़ा आलसी तो होता है, ये आराम तलब होता है कि बैठे बैठे उसके काम हो जाए, तो रिमोट का आविष्कार हुआ। तो इस तरह से सोचते हैं कि मनुष्य को किस प्रकार से सुविधा मिले, उसकी आदतें क्या है, उसकी सुविधाएँ क्या है, उसकी ज़रूरतें क्या है, उनका ख्याल रखा जा रहा है। इसका मतलब मनोविज्ञान का ख्याल रखा जा रहा है। तो यहाँ इंजीनियरिंग में भी मनोविज्ञान समझनी पड़ती है कि मनुष्य को क्या चाहिए। ठीक है, अब यहाँ मैंने भी ख्याल रखने का प्रयास किया। मैं वीडियो बनाने के बाद में थोड़ा खुद देखता हूँ और एक स्टूडेंट की नज़र से देखता हूँ कि क्या कठिनाई आ रही है। मुझे लगा फ़ॉन्ट छोटे हैं, फ़ॉन्ट बड़े किए। मुझे लगा रेड कलर थोड़ा साफ नहीं आ रहा, येलो कलर ही ठीक है, तो येलो कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वॉइस बाहर की कोई नॉइज़ ना हो। ठीक है, तो एक क्या ज़रूरतें हैं, साइकोलॉजी पहचानना ज़रूरी है। अब इस किताब को मैंने क्यों शुरू किया, क्योंकि विद्यार्थी के रहता ही है कि हमने बेसिक चीज़ें, ऑथेंटिक बुक जो है नहीं पढ़ी। ऑथेंटिक बुक पढ़ने का अलग एक अपना एक अलग आनंद है, अलग एक कॉन्फिडेंस है। क्वेश्चन भले ही 100% इसमें से नहीं आओ, मगर 80 से 90% क्वेश्चन जो है वो ऑथेंटिक बुक्स में से आते हैं। अब है प्रमुख पद, हमने क्या पढ़ा इसमें। संरचनावाद किसका है, रिकॉल करो, वुंट, टिचनर। अस्तित्ववाद उसी का ही नाम है। अंतर्निरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन, जो कि मनोवैज्ञानिक नहीं मान सकते इसको, वुंट, टिचनर। प्रकार्यवाद याद होगा आपको। व्यवहारवाद याद होगा। प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन। अनुबंधन, मनोविश्लेषण, फ्रायड।
प्रेक्षण, वाटसन, हाँ, और व्यवहारवाद। अब महत्वपूर्ण बिंदु, प्रस्तुत अध्याय मनोविज्ञान को, व्यवहार को मनोविज्ञान मानते हुए, यानी मनोविज्ञान में, मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान। वस्तुतः प्राणी के व्यवहार का अध्ययन लक्ष्य उन्मुख होता है। इससे तो मनोविज्ञान के लक्ष्य मापन और पूर्वानुमान, यानी मनोविज्ञान में क्या होते हैं? मापन, पूर्वानुमान, नियंत्रण और व्याख्या। मनोविज्ञान का इतिहास, इतिहास को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैज्ञानिक और वैज्ञानिक। मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदाय, संरचनावाद, गेस्टाल्टवाद, वर्दीमर, कोहलर, कोफका। गेस्टाल्टवाद का जनक किसे माना जाएगा इन तीनों में से? इसके ऊपर वर्दीमर, कोफका, कोहलर, इनमें से किसे माना जाएगा? तो आप बताइए, कमेंट करें। अब है अगला, भारत में मनोविज्ञान की उत्पत्ति एवं विकास, उस पर भी हमने पढ़ा, जहाँ कुछ मनोवैज्ञानिकों के नाम भी हमने पढ़े। अब आ जाता है अभ्यास प्रश्न। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो मनोविज्ञान शब्द साइके और लोगोस ग्रीक भाषा का है। विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की? तो आपको पता है, लिपजिग, और कमेंट कर दो इतने में 1879। क्यों कमेंट से क्या वो आपको लिखने जैसा हो जाता है, आपको याद रह जाता है। 1879। साइके शब्द का अर्थ है साइके और लोगोस आत्मा का अध्ययन या शास्त्र। कौन सा मनोविज्ञान के लक्ष्य में नहीं आता? मापन, पूर्वानुमान, नियंत्रण, परीक्षण, व्याख्या। तो बताइए आप इसमें क्या नहीं आता? इन्होंने इसमें क्या माना है देख लेते हैं एक बार। घ और क, घ और क, इसमें जो है व्याख्या और परीक्षण। अच्छा, मनोविज्ञान का लक्ष्य पूछा है ना? हाँ, तो लक्ष्य में जो है परीक्षण जो है वो नहीं आएगा। ठीक है। अब है इसमें, मनुष्य जन्म से ही स्वार्थ है, आक्रमणशील है, मगर समाज के द्वारा। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, मगर समाज के द्वारा उसे जकड़ा हुआ है। तो ये तो पॉलिटिकल की फेमस परिभाषा है। इसमें क्या उत्तर हो जाएगा? रूसो हो जाएगा। अब है अति लघुतरात्मक प्रश्न। ठीक है, ये भी एक बार आप नज़र डाल लो, क्योंकि कई बार यहाँ से सीधा जो है क्वेश्चन बन जाता है। मनोविज्ञान के इतिहास को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2। संरचनावाद स्कूल की शुरुआत किसने की? ये किताब किसकी है? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। सिगमंड फ्राइड ने किस स्कूल को स्थापित किया? ठीक है। और इंडियन साइकोलॉजी एसोसिएशन की स्थापना कब की? तो इन पांचों के उत्तर जो है आप कमेंट में कर सकते हैं। जिसका सही उत्तर होगा उसके कमेंट को पिन कर देंगे, सबसे ऊपर वो दिखाई देगा। आपको केवल 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर ऐसे लगा के कमेंट करना है। सही होगा उसके में जो है लाइक का और एक वो लाल सा आता ना रेड हार्ट वाला बटन, लव वाला, वो जो है उसमें लगा हुआ मिलेगा। तो दोस्तों ये तो हुआ अपने पहला पार्ट। अब हम थोड़ा सा दूसरा पार्ट भी शुरू कर देते हैं ताकि जो है आपके कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक है। और अभी तो 18 मिनट हुए हैं वीडियो को। मनोविज्ञान की विधियाँ 10-15 मिनट अपन और पढ़ेंगे। लो, ठीक है। इस अध्ययन को पढ़ने के बाद हम क्या क्या चीज़ें देख लेंगे? मनोविज्ञान की विधियों को जान सकेंगे। प्रदत्त यानी जो डाटा, प्रोडक्ट का मतलब होता है डाटा यानी आंकड़े, डाटाज का मात्रात्मक विश्लेषण कर सकेंगे। आवृत्ति विवरण को समझते हुए, आवृत्ति मतलब बार बार समझते हुए मूल्यांकन के केंद्रीय प्रवृत्ति और आलेखी के प्रदर्शन। अब ये केंद्रीय प्रवृत्ति है ना, ये आपके कोर्स में नहीं है, ये गणित का टॉपिक है या मनोविज्ञान गणित से भी जुड़ी हुई है। तो यहाँ जो है ना कुछ अपने टॉपिक रहेंगे। अब हम आ जाते हैं सीधे विषय पे। ठीक है, यहाँ मैं लगा देता हूँ 2 नंबर, ताकि ये क्या है पैराग्राफ ढूंढने में मेरे असुविधा नहीं हो। ठीक है, 3 और ये 4, ये थोड़े पैराग्राफ अपन देखेंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोग जो है पाठ ठीक लग रहा होगा आपको, और अपन जो है इसको आगामी 5-7 दिन में जो है हम पूरा कर देंगे मनोविज्ञान को। 11वीं में तो ज़्यादा नहीं बचा, 4-5 दिन में हो जाएगा, फरवरी में। और 12वीं का जो है उसमें इतना नहीं है जितना कि 11वीं में है, तो उसको भी हम पढ़ लेंगे। उसके बाद में फिर मनोविज्ञान अपन जारी रखेंगे रिवीजन आपका। मार्च आदि के बाद में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
बनाए हुए मेरे पास में कुछ वो, और उसके बाद जो नोट्स बनाए हुए हैं वो, उन सब का अपन रिविज़न करते रहेंगे अप्रैल तक। तो आप वीडियो 15-20 मिनट आधे घंटा डेली देखा करें, डेली लगभग आपको मिल जाएगा। एक बार आप यूट्यूब चैनल पे चेक कर लिया करें, मेरा नाम लिखा, वीडियोस पे क्लिक किया, नया वीडियो मिल जाता है, प्ले लिस्ट में क्लिक कर लो। निरीक्षण विधि, निरीक्षण यानी कि अपन करते हैं निरीक्षण, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्टर साहब आए निरीक्षण करने के लिए, है ना। तो निरीक्षण विधि को प्रेक्षण या निरीक्षण एक ही बात है। प्रेक्षण करना, जैसे मान लीजिए ये माउस है, ठीक है, अब मैं इसका परीक्षण कर रहा हूँ कि यार ऐसा कैसे, मान लो नया आदमी है कि इसके कोई तार भी नहीं है, ये काम कर रहा है, इधर लाइट भी चल रही है, ये इसकी ये भी है ऊपर नीचे करने वाला, तो ये परीक्षण हुआ, इसका ऑब्जर्वेशन हुआ। अब देख लिया, समझ लिया कि अच्छा इस प्रकार का ये माउस है और ये जो है वायरलेस वाला है, तो ये क्या हुआ, इसका प्रेक्षण हुआ, नज़र डाली इस पर, निरीक्षण हुआ। है सन 1913 में जब वाटसन ने व्यवहारवाद की स्थापना की, याद रखना, तेरी वाट लगा दी है ना, ऐसे ट्रिक याद रख लेना, तेरी वाट लगा दी, 13 मतलब 13, तो तेरी वाट लगा दी किसने, सन ने, ठीक है, तेरी वाट लगा दी सन ने, तो 13 वाटसन की स्थापना की। तो मनोवैज्ञानिक को नए ढंग से परिभाषित करते हुए कहा गया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, जिसका अध्ययन विधि अंतर्निरीक्षण न होकर, अंतर्निरीक्षण वुंट और टिश्नर वाली वो न होकर प्रेक्षण विधि है। अंतर्निरीक्षण का मतलब अब बालक है, बालक खुद अपना क्या अंतर्निरीक्षण करेगा बताओ, उससे कहा होमवर्क क्यों नहीं कर खेला है, तुम खुद अंतर्निरीक्षण करो, अब कर लेगा क्या वो, उसको तो टीचर को देखना पड़ेगा कि होमवर्क क्यों नहीं कर रहा, ये होमवर्क क्यों नहीं कर रहा, खेल रहा है या होमवर्क में इंटरेस्ट नहीं है ना। और इसमें उदाहरण के रूप में अदिति को मिला सकता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो अब इसमें हम बात करते हैं आगे कि यहाँ क्या उदाहरण हो सकता है। और तो इस विधि में अध्ययनकर्ता प्राणी या जीव के, प्राणी का मतलब मनुष्य और पशु दोनों आ गए, जीव के व्यवहारों को निष्पक्ष भाव से, ठीक है, खुद उसमें अपना इंटरेस्ट नहीं लेगा, निष्पक्ष रहना पड़ेगा एकदम, भाव से प्रेक्षण या अवलोकन करता है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन करता है। अपने अवलोकन के आधार पर वह एक विशेष रिपोर्ट तैयार करता है, जिसका विश्लेषण करना उस प्राणी के व्यवहार के बारे में एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। प्रेक्षण को वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए, यानी उसका जो रिजल्ट है ना वो हर जगह हर टाइम वैसा ही आए। प्राणी के व्यवहारों का अवलोकन वह भिन्न भिन्न परिस्थितियों में करता है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि एक परिस्थिति में हो सकता है प्राणी का मूड ठीक नहीं हो या ऑब्जेक्शन करने वाला का मूड ठीक नहीं हो। कई प्रेक्षण मिलकर प्राणी और जीव के व्यवहारों का अवलोकन एक साथ करते हैं। कई प्रेक्षक मिलकर, प्रेक्षक भी एक नहीं, 2, 3, 4, क्योंकि अलग अलग का अलग अलग नजरिया हो सकता है। शायद यह कारण है कि इस विधि के वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि कहा गया है। तो इसीलिए इस विधि को वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि भी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव न हो, सब्जेक्टिव न होकर, व्यक्तिनिष्ठ न होकर ये वस्तुनिष्ठ है, क्योंकि 4-5 लोग मिले हैं, अलग अलग परिस्थितियों में कर रहे हैं, तो फिर उनका रिजल्ट जो आएगा वो लगभग सटीक आएगा। इसलिए मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और मनोविज्ञान विज्ञान है। अध्ययनकर्ता प्राणी के दोनों तरह के व्यवहारों, यानी बाह्य व्यवहार जैसे उसका दौड़ना, रोना, खेलना, आंतरिक व्यवहार जैसे रक्तचाप, हृदय की धड़कन, उसकी घबराहट, उसकी खुशी, तो दोनों का परीक्षण करते हैं, ध्यान रखना। अब यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, कथन दे दिए 4, वस्तुनिष्ठ परीक्षण में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, बाह्य व्यवहार, आंतरिक व्यवहार। अब आप सोच लो नहीं आंतरिक तो टिश्नर वाला था और वो तो संरचना, नहीं, इसमें भी है। वो परीक्षण में उसके आंतरिक व्यवहार पर भी नज़र डाल रहे हैं कि शिक्षक के पास बच्चा आया, घबरा क्यों रहा है, स्टेज पे आया, घबरा क्यों रहा है, उसका रक्तचाप बढ़ा हुआ है क्या, उसकी टांगें धुज रही है कैसे, देखते हैं ना। तो वो सब चीज़ें उसमें आंतरिक और बाह्य दोनों। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की 2 विशेषताएं होती है। परीक्षण हमेशा उद्देश्यपूर्ण और सूक्ष्म होता है, यानी उद्देश्य तो कुछ ना कुछ होगा ही, ये तो है नहीं कि बिना उद्देश्य कर रहे हैं, टारगेट तो कुछ ना कुछ होगा ही। सूक्ष्म यानी माइक्रो, मतलब बहुत ही बारीकी से। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रेक्षक किसी उद्देश्य से प्राणी के व्यवहार के किसी खास पहलू पर अधिक ध्यान देते हुए, यानी पूरा व्यक्तित्व का नहीं होगा, किसी व्यक्तित्व की कोई पहलू, एक चीज़ पर ध्यान देते हुए परीक्षण करता है। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो आप एक समस्या का वो इलाज करते हैं, आप कहेंगे भाई हमारे तो कान में दर्द हो रहा है, दवाई लिख दी। अब आप उसको कहेंगे थोड़ा कमर में भी दर्द हो रहा है, तो वो ये सोचेंगे कि एक बार इसका इलाज होने दो, अगली बार आना। परीक्षण का उद्देश्य अध्ययन नियमों से संबंधित चरों के बीच पारस्परिक संबंधों का पता लगाना होता है। अध्ययन के जो नियम है, अब यहाँ मनोविज्ञान है
और हमें कक्षा 1 से 8 के शिक्षक आप बनने जा रहे हैं, तो यहाँ अध्ययन का ही मुख्य बिंदु रहेगा। हम वहाँ उसकी कमर दर्द या घुटनों का दर्द ठीक नहीं करेंगे। तो अध्ययन से संबंधित जो नियम है, उनके जो विभिन्न चर है, वेरिएबल्स है, जो विभिन्नता है, स्टेज है, उनके बीच संबंधों का हम पता लगाते हैं। प्रेक्षण 3 प्रकार का होता है। तो ये प्रेक्षण विधि आपकी पूरी डिटेल से समझ में आ जाएगी। सहभागी, असहभागी, स्वाभाविक। सहभागी का मतलब पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट और न्यूट्रल, न्यूट्रलिस्टिक। स्वाभाविक यानी न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब नेचुरल हो रही है, कोई मतलब नहीं है। सहभागी प्रेक्षण कौन सी विधि में है? व्यवहारवाद में है प्रेक्षण विधि, ठीक है। सहभागी, इस प्रेक्षण की इस विधि में प्रेक्षक, प्रेक्षक का मतलब जो इंस्पेक्टर है वो, यानी मनोवैज्ञानिक है वो या शिक्षक है वो, उन व्यवहारों में हाथ बंटाते हुए प्रेक्षण करते हैं जिनका उन्हें अध्ययन करना है। यहाँ प्रेक्षक भी लोगों के काम को उनके साथ, प्रेक्षक भी लोगों के काम को उनके साथ, उधर चलते हैं लेफ्ट में, मिलकर करते हैं और उनके व्यवहार का प्रेक्षण भी करते जाते हैं। यानी सहभागी का मतलब मिलजुल कर। जैसे उद्योग या किसी व्यवसाय में कार्यरत श्रमिकों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए संभव है कि मनोवैज्ञानिक इस उद्योग का व्यवसाय में एक श्रमिक के रूप में अपने आप को नामांकन कराकर उनके साथ मिलकर कार्य करें तथा साथ ही साथ उनके व्यवहारों का प्रेक्षण भी करते जाएं। तो यहाँ क्या होता है? सहभागी मतलब उनके साथ मिल गए हैं और वो भी एक श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं, तभी उनको पता चलेगा कि मजदूरों की क्या क्या समस्याएं आ रही है, मजदूर जो है क्यों हड़ताल की मजदूरों ने या क्यों समस्या की। समझ गए बात को? पुलिस वाले भी कई बार अपराधी को पकड़ने के लिए जो है, आप फिल्मों में देखते हैं कि अपराधी की जो गतिविधियां हैं उनके साथ जुड़ते हैं। वो अपराध नहीं करते, मतलब अपराधी गतिविधियां, उसका जो धंधा है। जैसे मान लीजिए अभी हमने पढ़ा एक कुख्यात अपराधी को पकड़ा तो पुलिस वालों ने वहाँ जिम भी ज्वाइन की, क्योंकि अपराधी जो है वो जिम का मालिक था या जिम में जाता था, तो पुलिस ने भी वहाँ सिविल ड्रेस में जिम ज्वाइन की थी ताकि उसकी गतिविधियों पर नज़र रख सकें। तो वो क्या हुआ? प्रेक्षण ही तो हुआ, सहभागी बनकर। असहभागी, प्रेक्षक की इस विधि में प्रेक्षक व्यक्तियों के उन व्यवहारों में हाथ नहीं बंटाता है जिसका उसे प्रेक्षण करना होता है। यानी वो फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे, बाहर से ही प्रेक्षक दूर से ही व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करता है। नैदानिक, नैदानिक का मतलब निदान, उपचार और निदान होता ना, तो निदान का मतलब कारणों को ज्ञात करना, कारणों को ज्ञात करना। शैक्षिक, सामाजिक, औद्योगिक परिस्थितियों में व्यक्तियों के व्यवहारों को प्राय इस विधि से किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अब जैसे मान लीजिए बच्चों के व्यवहार को समझना है तो हम वहाँ क्लास में तो बैठ नहीं पाएंगे कि क्लास में बैठें छठी क्लास में और देखें, बड़ा व्यक्ति बैठेगा तो बच्चों को पता लग जाएगा। तो इसलिए ये असहभागी प्रेक्षण शैक्षणिक गतिविधियों में भी किया जा सकता है। स्वाभाविक प्रेक्षण, नेचुरलिस्टिक, जब प्रेक्षण का उपयोग एक स्वाभाविक परिस्थिति में, विशेषकर पशुओं के व्यवहारों, ये पशुओं के लिए ध्यान रखना, विशेषकर अध्ययन के लिए किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा प्रेक्षण जो है वो मनुष्यों के लिए उतना सुइटेबल नहीं है या पशुओं के लिए तो स्वाभाविक, न्यूट्रल। तो इस तरह के प्रेक्षण को स्वाभाविक प्रेक्षण कहा जाता है। जैसे मनोवैज्ञानिक प्राय बंदरों, मधुमक्खियों, चींटियों आदि के व्यवहार को उनके स्वाभाविक रूप से रहने देने के स्थानों में जाकर अध्ययन करते हैं। तो जैसे बंदर है, अब बंदर जंगल में जैसा व्यवहार करेगा वैसा आप कमरे में लाके उसको पिंजरे में बंद करोगे तब थोड़ी करेगा। तो इसलिए बंदरों की साइकोलॉजी पढ़नी है, मधुमक्खियों की पढ़नी है। देखते हैं लोग मधुमक्खियों पर पूरा अध्ययन करते हैं, तो उनकी रानी मक्खी होती है, सैनिक होते हैं, श्रमिक होते हैं, ज्ञान कहाँ से आया? उन पर रिसर्च किया तभी तो आया। तो उनको प्राकृतिक परिस्थितियों में स्वतंत्र रहकर उन पर अध्ययन करें तभी वो सटीक अध्ययन आएगा। उनको पिंजरे में बंद कर दिया तो वो उसका अध्ययन प्रभावित हो जाएगा। अब जो है समझ में आया आपके प्रेक्षण, ठीक है, व्यवहारवाद वाला। अब इस विधि के गुण क्या क्या है, ठीक है, तो इसके जो है गुण और फिर इसमें क्या आ जाएगा? दोष। ये इतना तो अपन कर ही लेते हैं, उसके बाद अपन जो है दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे गुण। इस विधि में मनोविज्ञान का अध्ययन काफी क्षेत्र विस्तृत कर दिया है। अंतर्निरीक्षण विधि का प्रयोग वयस्क व्यक्तियों पर ही किया जाता था। अंतर्निरीक्षण जो थी ना वुंट वाली, वो केवल वयस्क व्यक्तियों पर ही होती है, बड़ों पर ही होती है, छोटे बच्चे नहीं कर सकते। तो फलस्वरूप मनोविज्ञान में सिर्फ इन्हीं व्यक्तियों की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता था, किंतु प्रेक्षण विधि के द्वारा
छोटे बच्चे हैं, वयस्क है, हाफ माइंड है, अपाहिज है, पशु है, सभी पर आसानी से किया जा सकता है उनका अध्ययन। तो बच्चों पर विशेष अध्ययन उनका किया जा सकता है। फलस्वरूप इस विधि से उपयोग से मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो गया है। तो क्या फ़ायदा हुआ? मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र विस्तृत हो गया, यानी बड़ों के साथ बच्चे, पशु, अपाहिज सभी का अध्ययन इसमें होने लगा। इस विधि के द्वारा एक समय में एक से अधिक प्राणियों के व्यवहार का भी निरीक्षण किया जा सकता है। जैसे यदि अध्ययन करता भीड़ व्यवहार का अध्ययन करता है, भीड़ में क्या होता है आपको पता है? भीड़ में जैसे एक व्यक्ति ने मान लो कह दिया कि बम बम, मान लो हल्ला कर दिया, तो अफवाह फैल जाती है और लोग सोचते हैं कि अरे बम फट गया, बम फट गया। मान लो कोई गुब्बारा ही फटे या टायर फटे तो भी वो कर देंगे। आप मान लो पटाखा छुट्टा है तो भी, तो भीड़ में क्या होता है? शोरगुल हो जाता है। भीड़ में कई बार ये होता है कि एक व्यक्ति ने मान लो कोई नेता पर टमाटर फेंक दिया और आवाज़ लगा दी मारो मारो मारो, तो सारे उसके पड़ जाते हैं। भीड़ में मान लो व्यक्ति ने अपराध नहीं किया, फिर भी एक दो व्यक्ति उसको मिल के उसको पीटने लगे कि अरे इसने ये किया, सारे आके सोचते हैं कि एक तो अपन ही रख देते हैं, पता नहीं है क्या गलती की है या नहीं की है, आयर जहाँ भी मौका मिला ऊपर से ऐसे टप। तो ये क्या होता है? ये भीड़ का व्यवहार होता है। तो भीड़ में क्या है? अफवाह फैलने से बचना चाहिए। तो साइकोलॉजी है, शिक्षा, मनोविज्ञान तो अध्ययन करना चाहता है तो इस विधि का प्रयोग काफ़ी आसानी से जो है उनके व्यवहार के बारे में जा सकता है। भीड़ में कभी आप किसी सम्मेलन में गए हो तो आप भीड़ के व्यवहार को भी जान जाओगे। इस विधि से प्राप्त आंकड़ों का सांख्यिकी विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है। यह भी इसका एक गुण है, क्योंकि प्राय आंकड़े आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी यानी बार बार रिपीट होना, प्रतिशत आदि में प्राप्त होते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि प्रेक्षण विधि से प्राप्त निष्कर्ष की वैधता काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये ध्यान रखना आपको, वैलिडिटी, वैधता जो है, तो इसके निष्कर्ष वैध होते हैं। अब डीमेरिट्स, दोष भी देख लेते हैं इस विधि के। प्राय यह देखा गया है कि प्रेक्षण करते समय प्रेक्षक की अपनी पूर्वाग्रह, जैसे प्रेक्षक है ना, उसमें अब इंसान है वो, चाहे 4-5 ही हो, पर उनके पूर्वाग्रह क्या है, उनके खुद की क्या पहले से दिमाग में शेट है, साइकोलॉजी, मनोवृत्ति आदि का भी प्रभाव उन प्रेक्षण पर पड़ता है कि प्रेक्षक द्वारा किया गया प्रेक्षण वस्तुनिष्ठ न होकर आत्मनिष्ठ बन जाता है। ऐसी परिस्थिति में प्राप्त निष्कर्ष बहुत अधिक विश्वसनीय नहीं रह जाते। तो पहली बात तो यह है कि इसमें नाम वस्तुनिष्ठ विधि है, मगर पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ हम इसको नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? ठीक है, थोड़े से और इसमें देखते हैं डीमेरिट्स और क्या हो सकता है इसका कारण। इस विधि में प्राणियों के व्यवहारों का परीक्षण कर उनके मानसिक क्रियाओं के बारे में जानने की कोशिश की जाती है। ठीक है, परंतु इस दिशा में हमेशा सफलता प्रेक्षक को नहीं मिलती। उदाहरण के लिए गांव में अभी भी जब दो स्त्रियां एक दूसरे से काफ़ी दिन पर मिलती है तो अपनी खुशी प्रकट करने के लिए रोती है। कोई भी प्रेक्षक रोने की इस व्यवहार का परीक्षण करने पर इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि दोनों स्त्रियां किसी कारण से दुखी है, जबकि सच्चाई यह है कि दोनों स्त्रियां रोकर अपनी खुशी प्रकट कर रही है। कुछ इसमें सच्चाई भी है, महिलाएं जब वार्तालाप करती हो तो काफ़ी भावुक ज़्यादा होने की वजह से, और कुछ इसमें तंत्रिका तंत्र भी काम करता है। आंखों के पीछे हो सकता है जो आंसू निर्माण की ग्रंथियाँ वो भी ज़्यादा सक्रिय हो, तो बहुत जल्दी जो है आंसू आ जाते हैं। तो इस उदाहरण से स्पष्ट है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षक के आधार पर हमेशा मानसिक प्रक्रियाओं का सही अर्थ निकालना संभव नहीं है। अब वहाँ वो खुशी से रो रहे हैं, प्रेक्षण करने वाला दूर से प्रेक्षण कर रहा है, सहभागी बन नहीं सकता, तो वो सोचेगा कि मतलब दो इंसान मिलते हैं इसका मतलब दुखी होते हैं तो रिजल्ट तो उल्टा जाएगा इसमें। इस विधि में परीक्षण स्वाभाविक और अनियंत्रित परिस्थिति में किया जाता है। स्वाभाविक भी किया जाता है और अनियंत्रित। इसका परिणाम यह होता है कि प्राप्त निष्कर्ष की व्याख्या उचित कारण परिणाम संबंध के रूप में नहीं की जा सकती, यानी कारण परिणाम यानी ऐसा होने से ऐसा होगा। जैसे ऊपर में जोन्स तथा जोन्स के ही अध्ययन को लें। कॉलेज के छात्र सांप देखकर डर जाते हैं, या डरने की सामयिक प्रक्रिया जिस कारण से हुई कहना मुश्किल है। सांप के आकार से भी छात्रों को डर हो सकता है, यानी बहुत बड़ा सांप हो तो उसके भयावह के रूप से भी डर लगता है। मान लो काला सांप है, फू फू कर रहा है, उसके चाल से भी डर लग सकता है, नाग लपेटा खाते हुए, तो वो क्यों डरे। ठीक है, तो ये जो है उसके कई कारण हो सकते हैं। अतः परिणाम जो है डर कि कारण से उत्पन्न हुआ नहीं कहा जा सकता, यानी परिणाम जो है कारण से। अब कारण तो इसमें क्या था पता नहीं चल पा रहा ना, किस कारण से डरा, कोई छात्र उसके किसी से डरा, कोई किसी से। दूसरे शब्दों में इस विधि में कारण परिणाम संबंध का पता लगाना कठिन है। मेन बात यह है कि कारण और परिणाम। अब जैसे वो दो महिलाएं मिली, वो रोई, तो दूर से जो प्रेक्षण कर रहा है उसने बातें सुनी नहीं, कारण वो जान नहीं पाया कि दो मिली फिर दुखी हुई,
जबकि वो खुशी हुई थी। तो इसलिए कारण परिणाम का संबंध लगाना इस विधि में कठिन है, क्योंकि प्रेक्षण अनियंत्रित और स्वाभाविक परिस्थिति में किया गया था। अब है केस स्टडी, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।